गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का जो हर टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह हमारी जो पृथ्वी है उस पर काल्पनिक रूप से खींची गई जो रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में जाना जाता है। इनका उपयोग जो है वो किसी भी स्थान को सटीक रूप से पहचानने के लिए कि जो कोई भी देश है वह कहाँ है उसको पहचानने के लिए हम अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं इनका उपयोग करते हैं। जो इस डायग्राम में दिखाया गया है इसमें अक्षांश रेखाओं को दिखाया गया है, क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? जो क्षैतिज लाइनें होती हैं पृथ्वी पर जो क्षैतिज लाइनें बनाई गई हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्षैतिज रेखाएं यानी कि जो सीधी रेखाएं बनाई गई हैं, यानी जो आड़ी रेखाएं हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो लंबवत रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समान वृत्त होते हैं और जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उनको मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों बनाने के बाद पृथ्वी पर जो जाल बनता है उसको ग्रिड के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं वैसे बनाना तो सरल नहीं है, क्योंकि जो ये रेखाएं हैं ये वास्तव में हमारी पृथ्वी पर खींची तो नहीं गई हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर तो जो है वो महासागर हैं, सागर हैं, कॉन्टिनेंट हैं। हमारी जो पृथ्वी है उस पर ये रेखाएं जो हैं ये नहीं हैं वास्तव में, लेकिन हमने जो है इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार जो पृथ्वी पर अनेक स्थल हैं उनको पहचानने के लिए पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं उनको बनाया है। अक्षांश रेखाओं को वैसे तो हम नहीं बना सकते, काल्पनिक रूप से भी नहीं बना सकते। जैसे हमारी पृथ्वी हम जानते हैं कि भूआब है, यानी हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकार है। जैसे मानो कि हमारे पास कोई गेंद है, गेंद के ऊपर हम गेंद का जो है मिड पॉइंट होता है उसको कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि अगर हम कोई भी कोण बनाते हैं, डी और जो चांदा होता है उसका उपयोग सभी ने किया होगा लगभग। उसका उपयोग हम कैसे करते हैं कि भाई किसी भी मिड पॉइंट के ऊपर चांदे को रखकर वहाँ से कोण बनाते हैं। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो एक बॉल के जैसी है, तो क्या हम बॉल के ऊपर जो उसका मिड पॉइंट है उसका पता लगा सकते हैं? इसीलिए जो हमारी पृथ्वी है उसके पॉइंट का भी हम पता नहीं लगा सकते। इसलिए जो है हमने हमारी पृथ्वी को काल्पनिक रूप से बीच से काटा। बीच से काटने के बाद इसके मिड पॉइंट पर चांदा रख के काल्पनिक रूप से, यह सब हमने रियल में नहीं किया है, काल्पनिक रूप से चांदे को उसके सेंटर में रखा और जो कोण बनाए गए। ये जो कोण है इनकी संख्या जो है वो 180 होती है, लेकिन इनकी जो संख्या है 90 कोण जो हैं वो ऊपर बनाए गए हैं, 90 कोण जो हैं वो नीचे बनाए गए हैं। ये कितने कोण हो गए? 180। लेकिन जो 0 डिग्री के कोण हैं वो इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो 2 कोण ये हो गए। इनको मिलाकर जो टोटल होते हैं वो 182 होते हैं। फिर जो ये कोण बनाए गए हैं इन्हीं के माध्यम से पृथ्वी के बाहरी साइड भी जो है वो रेखाएं बनाई गई और उन्हें जो है ये एक स्थान से शुरू करके दूसरे स्थान से पूरा घुमाया गया, जिससे कि वे वृत्त बन गए। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूर्ण वृत्त होती हैं। भूमध्य रेखा जो होती है वह जो है ग्लोब पर जिस रेखा को मध्य में हमने पॉइंट माना था उस पॉइंट से जो खींची गई रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो हमारी पृथ्वी पर हमने जो रेखाएं बनाई थी उन्हीं को
एक के जो 1 डिग्री पे बनाना तो उनको संभव नहीं था, इसीलिए हमने उन्हें इस प्रकार बनाया है जिससे कि हमें उन्हें पढ़ने में आसानी हो और जो स्थान है उनको पहचानने में भी आसानी हो। जो भूमध्य रेखा है वह जो है उसके हमारी पृथ्वी के मिड में बनाई गई है, जो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में जो है पृथ्वी को भूमध्य रेखा बांट देती है। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह कितनी होती हैं, अक्सर हमारे मन में ये भी सवाल पैदा होता होगा। जैसे हमने कोण बनाए थे 90 डिग्री तक बनाए थे उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री तक बनाए थे दक्षिणी गोलार्ध में, तो इनको हम टोटल करें तो कितने होते थे। जैसे हमने अक्षांशों को काउंट किया था 180 हो गए, और जो 2 थे वे उस दोनों साइड से बने थे। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं वो तो समांतर वृत्त हैं। जो समांतर वृत्त हैं वह जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जो वृत्त हैं उनकी जो लंबाई होती है वो कम होती जाती है, और जो रेखाएं हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो समांतर दूरी होती है, उनके बीच समान होती है। लेकिन जो पूरी पृथ्वी पर हमें समान वृत्त बने दिखाई देते हैं, लेकिन जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वह तो वृत्त नहीं है। जब हम उसको देखते हैं तो वह हमें सिर्फ पॉइंट के रूप में दिखाई देता है, चाहे वह दक्षिणी पॉइंट हो या फिर उत्तरी पॉइंट हो। इसलिए हम उसे बिंदु मानते हैं, न कि अक्षांश रेखाएं। इसलिए जो 182 है उसमें से हम 2 को माइनस कर देते हैं, जिससे कि 179 हो जाता है। तो हमारी अक्षांश रेखाएं जो हैं वो कितनी होती हैं, 179। और जो 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है उसे हम जोन कह के बुलाते हैं। और जो भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वह 40,075.16 किलोमीटर है। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 21 जून को जो है 21 जून जो होता है उसको सबसे बड़े दिन के रूप में मानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम 21 जून को ही सबसे बड़े दिन के रूप में मानते हैं? वो इसलिए कि जो सूर्य जो होता है 21 जून को सीधा कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, जिस कारण वो जो दिन होता है हमें उत्तरी गोलार्ध में वह सबसे बड़ा दिन दिखता है। और ऐसे ही 22 दिसंबर को जो है सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं। मकर रेखा पर पड़ने के कारण जो है वह हमें सबसे छोटा दिन दिखाई देता है। और जो है हमारी भूमध्य रेखा से 13 देश गुजरते हैं। उनमें से कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो, केनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। और इनमें से जो है इक्वाडोर, केनिया और सोमालिया जो हैं वे एक ही देश के हैं जो पूरी तरह से भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। यह जो है वे देश इस मानचित्र में दिखाए गए हैं जो भूमध्य रेखा से गुजरते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, कोलंबिया, इक्वेटर, ब्राज़ील, हमने इन देशों को पहले पढ़ लिया है। इसमें उन डायग्राम में उन देशों को दिखाया गया है। फिर जो है कर्क रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा हमने जाना कि 0 डिग्री की रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर कर्क रेखा जो होती है वो हमारी पृथ्वी पर हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। जो 23.5 डिग्री का जो समान वृत्त है उसी को हम कर्क रेखा के रूप में जानते हैं। और जो हमारी कर्क रेखा है वो 17 देशों से होकर गुजरती है। उन देशों के नाम कौन कौन से हैं? जो द्वीप समूह है, बहामास, मैक्सिको, मिस्र, लीबिया, नाइजीर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया,
ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। भारत में जो कर्क रेखा है वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। अब जब हमने इसमें बताया कि जो कर्क रेखा है वो भारत के इन राज्यों से होकर गुजरती है, तो जाहिर बात है कि आपके मन में ये सवाल भी पैदा हुआ होगा, क्योंकि हमने भूमध्य रेखा के बारे में नहीं बताया कि जो भूमध्य रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो भूमध्य रेखा है वो भारत से होकर नहीं गुजरती। फिर हम बात करते हैं मकर रेखा के बारे में। जो मकर रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की जो वृत्त है वह मकर रेखा कहलाती है। यह जो है 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से 5 देश अफ्रीका के हैं और 5 देश जो हैं वो दक्षिणी अमेरिका के हैं। जो अफ्रीका के देश हैं वे कौन कौन से हैं? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, यह अफ्रीका के देश हैं। और अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पराग्वे दक्षिण अमेरिका के देश हैं जो कि मकर रेखा पर स्थित हैं। अब हम पढ़ते हैं देशांतर रेखाएं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डायग्राम से देखा है कि जो हमारी पृथ्वी पर खड़ी लाइनें जो होती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। लेकिन जैसे हमने अक्षांश रेखाओं को बनाया पृथ्वी को काल्पनिक रूप से बीच से काट के, उसी प्रकार से देशांतर रेखाओं को भी बनाया जाता है। लेकिन उस समय पे हमने जो पृथ्वी को सीधा काटा था और जो देशांतर रेखाएं बनाने के वक्त हमें जो है पृथ्वी को काल्पनिक रूप से बीच से आड़ा काटना होगा। इस प्रकार से हम देशांतर रेखाएं बना सकते हैं। लेकिन जो अक्षांश रेखाओं को हमने पूर्ण वृत्त के रूप में मिला दिया था, देशांतर रेखाओं को हम पूर्ण रूप से नहीं मिला सकते, क्योंकि जो हमारी समय रेखा और जो तिथि रेखा है उनको हमने देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही बनाया है। इसलिए जो है हम देशांतर रेखाओं को नहीं मिलाते। और जैसे जैसे देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है वह देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जो देशांतर रेखाएं जो हैं भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाने पर, भी उत्तर की ओर जाने पर, या फिर भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाने पर जो इनके बीच की दूरी है वो कम होती जाती है। जो अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसे 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके माध्यम से तय किया गया है। यह भी एक काल्पनिक रेखा है जिस 180 डिग्री वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है उसको 4 या 5 बार मोड़ा गया है। इसे क्यों मोड़ा गया है यह हम आगे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यह जो रेखा है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और इसके सबसे नज़दीक का जो जलडमरू मध्य है वह बेरिंग जलडमरू मध्य है। जैसा कि हमने कहा था कि जो हम मानक जो तिथि रेखा है उसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये जो रेखा हमें दिखाई दे रही है ये मानक समय रेखा है, लेकिन हमें यह भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जो तिथि मानक रेखा है इसको जगह जगह पर मोड़ा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर हम इस लाइन को यहाँ से भी जो ये देशांतर रेखा है इसको सीधा खींचते, सीधा जैसे ये देशांतर रेखा है उसी हिसाब से इसको मानते, तो फिर जैसे यहाँ पर अलास्का है, अलास्का जो है वो 2 हिस्सों में बंट जाता और अलास्का एक ही देश है जिसका लाइन के इस साइड होने पर अलग तिथि होती और इस साइड होने पर अलग तिथि होती। इसलिए हमने अपनी सुविधा के लिए जो है इस लाइन को जो देश अलग अलग तिथि एक ही देश में न हो जाए इसलिए हमने इनको जो है वो थोड़ा मोड़ दिया है। और ऐसा ही किरीबाती में भी किया गया है
ताकि एक ही स्थान पर 2 तिथियां ना हो जाएं। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है उसका निर्धारण यह तय कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि जो समय रेखा है हम उसे कौन सी देशांतर रेखा के आधार पर तय करें, लेकिन विश्व में उस समय पर ब्रिटेन का बोलबाला था। इसलिए जो ब्रिटेन का जो ग्रीनविच शहर है उसके बीच से जो ग्रीनविच वेधशाला है उससे होकर जो भी देशांतर रेखा गुजरती थी उसे ही जो है समय रेखा मान लिया गया, जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू। आगे भी हम इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।